नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की भूमि से अवैध कब्जा अतिक्रमण को हटाने का क्या तरीका है, हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन आप तभी समझ पाओगे जब आप पूरी वीडियो को देखोगे। अगर आप बीच में ही इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं वो तरीका बताऊंगा जो ग्राम पंचायत की भूमि से कब्जे को हटाने का पूरी प्रक्रिया होती है और पूरा तरीका होता है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि से अतिक्रमण की बेदखली। बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि अकरम भाई, हमारे घर के सामने एक ग्राम पंचायत की भूमि थी, उस भूमि को दूसरा व्यक्ति कब्जा रहा है और उस भूमि के ऊपर से हम उसकी बेदखली यानी उसका कब्जा कैसा हटाएं। तो मैं आपको पूरा विवरण आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। यानी कि ग्राम सभा की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण की बेदखली करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, इसके लिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। नंबर एक तरीका, नियमित वाद दायर करके। और ये नियमित वाद दायर कौन कर सकती है? आपके गांव की भू प्रबंधक समिति। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो दो तरीके हैं उसके ग्राम समाज की भूमि के ऊपर से कब्जा हटाने का। पहला मैंने बताया कि नियमित वाद दायर कर सकती है भूमि प्रबंधक समिति ग्राम प्रधान, और दूसरा तरीका है संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा उस व्यक्ति का ग्राम समाज की भूमि से यानी सरकारी भूमि से कब्जा हटाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि संक्षिप्त वाद के द्वारा बेदखली धारा 209 के तहत कैसे होती है। मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए अगर आप भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं विस्तार से। यानी नियमित वाद के द्वारा कैसे भूमि प्रबंधक समिति वाद उस व्यक्ति के खिलाफ करती है न्यायालय में जिस व्यक्ति ने सरकारी भूमि या ग्राम समाज की भूमि को दबा रखा है। जहां ग्राम समाज ने के निहित जो भूमि या ऐसी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत कब्जा करने पाने का हकदार है और जो व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपने कब्जे में लिया है या वह अपना कब्जा बनाए रखता है, तो ग्राम पंचायत उक्त व्यक्ति को बेदखल करने के लिए वाद दायर कर सकती है और ग्राम सभा के निहित जो संपत्तियां हैं, भूमि संहिता के देख रेख रख रखाव और सुरक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व ग्राम समाज की भू प्रबंधक समिति का ही होता है। यानी कि जितनी भी ग्राम समाज की जमीनें गांव के अंदर होती है उन सब का रख रखाव और उनका सुरक्षा और दायित्व सब ग्राम सभा की जो भू प्रबंधक समिति होती है सब उसके पास ही होता है। और इसीलिए ग्राम पंचायत की ओर से यानी बेदखली कर वाद करने का अधिकार भी भू प्रबंधक समिति के ही निहित कर दिया गया है। और आपको बताऊं कि ग्राम सभा की मैनुअल पैराग्राफ यानी 128 जो कि इस प्रकार की शक्ति और अधिकार का उपयोग नियंत्रण करता है। यह प्रावधान करता है कि मुकदमेबाजी का संचालन भू प्रबंधक समिति के सभापति यानी भू प्रबंधक समिति का सभापति ग्राम प्रधान होता है, व्यक्ति के विवेक पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि ग्राम प्रधान के विवेक के ऊपर यह निर्भर नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण भूमि प्रबंधक समिति पर फिर भी जो अति आवश्यक मामलों की जो सभापति अपने आप से कार्रवाई कर सकता है और भूमि प्रबंधक समिति की जो अगली मीटिंग का कार्य यानी सूची में जोड़कर भू प्रबंधक समिति के जो अनुसमर्थन कर सकता है। यानी कि ग्राम प्रधान अपनी ओर से इस प्रकार की कोई प्रक्रिया उसके खिलाफ नहीं कर सकता है जो ग्राम पंचायत या सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए है, बल्कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भू प्रबंधक समिति है उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा
और एक प्रस्ताव बनाकर उस व्यक्ति के खिलाफ नियमित वाद दायर किया जाएगा। यानी कि भूमि प्रबंधक समिति की जो मजमून होता है बनाम रेवेन्यू बोर्ड के जो मुकदमे में, यानी इस प्रकार से जो गांव सभा के जो मैनुअल पैराग्राफ 128 के प्रावधानों का जो आज्ञापक है, इसीलिए धारा 209 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के अधीन ही गांव की सभा के द्वारा वाद दायर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर कर रहा है, जबकि भू प्रबंधक समिति को ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करना चाहिए जो व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि के ऊपर अतिक्रमण या किसी प्रकार का कब्जा कर रहा है। भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के बिना वाद यानी नहीं किया जा सकता है, और भले ही वाद परगना अधिकारी की जो अनुमति से दायर किया गया हो। देखिए, भू प्रबंधक समिति को इतना अधिकार होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भूमि प्रबंधक समिति के रख रखाव और संरक्षण में सारी ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं, और अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति के द्वारा ग्राम समाज की भूमि के ऊपर यानी कब्जा किया जा रहा है, तो भू प्रबंधक समिति ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करने के लिए पहले प्रस्ताव लिखेगी, और प्रस्ताव लिखने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ यानी वाद दायर करेगी। यानी सक्षम न्यायालय के बारे में भी आपको बताता चलता हूं कि कहां इसका वाद दायर होगा। सक्षम न्यायालय यानी कि अतिक्रमण ने जो के अलावा जो राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाया जाएगा, और धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता ये 106 पंचायती राज एक्ट के अधीन ग्राम पंचायत को नोटिस दी जानी चाहिए। और म्याद काल इसका क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम पंचायत की भूमि से अतिक्रमण को बेदखली करने के लिए वाद दायर करने का अब कोई म्याद काल नहीं है, ये आप समझ लें। इसीलिए ग्राम पंचायत की भूमि में जो अतिक्रमण कोई अधिकार यानी स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकेगा, और ग्राम पंचायत कभी भी वाद दायर कर सकती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की जो भूमि से संसित प्रक्रिया क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि नियमित वाद दायर करके, अब संक्षिप्त वाद कैसे दायर किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। यानी कि संक्षिप्त वाद दायर करके अतिक्रमण के खिलाफ बेदखली। अब उसी स्टेज पर आते हैं कि अगर आपके मकान के ऊपर किसी व्यक्ति ने, यानी आपके मकान के पास कोई भूमि सरकारी पड़ी हुई है, किसी व्यक्ति ने आपके बाहर उस भूमि पर कब्जा किया है, और वो भूमि यानी कि सरकारी भूमि है, तो आपने ग्राम प्रधान से भी बोला है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन भू प्रबंधक समिति उस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार से कोई वाद दायर नहीं करती। जैसा मैंने पहले बताया कि नियमित वाद दायर नहीं करती है, तो अब आपको ही फैसला लेना है कि इस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई हो, यानी कि संक्षिप्त वाद दायर करके। धारा 122 है, यह प्रावधान करती है कि ग्राम पंचायत के निहित भूमि या वह भूमि जिस पर ग्राम पंचायत कब्जा पाने का हकदार है, पर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल कब्जा कर लेता है, तो भूमि प्रबंधक समिति नियमित रीति के सहायक कलेक्टर को उक्त तथ्य की सूचना देगी। और कहीं कहीं पर ये काम लेखपाल का होता है कि लेखपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांव के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रहा है। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की सूचना या अन्य प्रकार के सहायक कलेक्टर को समाधान हो जाए कि ग्राम सभा की कोई भूमि पर अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन किया किसी व्यक्ति के अध्यासन या कब्जा में है, वहाँ पर संबंधित जो व्यक्ति वह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा, क्यों न उससे उक्त भूमि को बेदखल कर दिया जाए। वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एप्लीकेशन दी जाएगी।
एप्लीकेशन देने के बाद या फिर लेखपाल या पटवारी उसके खिलाफ कोई वाद दायर करता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है और जो है सहायक कलेक्टर के यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी देता है, तो वहाँ से उसे एक नोटिस जारी हो जाता है जिसे कहा जाता है कारण बताओ नोटिस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से बेदखली की जाती है। जिस व्यक्ति को नोटिस मिला, यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है और नोटिस को निर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने में यदि बताया गया कारण पर्याप्त न पाया जाए तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है। क्या निर्देश दे सकता है? कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए यानी कि किसी भी बल का प्रयोग कर सकता है कलेक्टर, या फिर इस बल का प्रयोग करा भी सकता है किसी के माध्यम से। यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति दोषपूर्ण अध्यासन अतिक्रमण का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को रद्द कर दिया जाएगा या फिर वो नोटिस रद्द माना जाएगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब बनती है कि अगर मान लीजिए कि आपकी भूमि है और किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर आपके ऊपर कोई इस प्रकार की एप्लीकेशन दी कि इस व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और आपने उस भूमि के डॉक्यूमेंट्स, आपको नोटिस आया, उसके डॉक्यूमेंट्स आपने परगना अधिकारी को दिखाए और परगना अधिकारी ने ये बात मान ली कि वास्तव में ये भूमि इसी की है, तो वो कारण बताओ नोटिस रद्द हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सहायक कलेक्टर के आदेश के सबूत व्यक्ति ऐसे आदेश से दिनांक से 30 दिन के भीतर धारा 333 यानी कि धारा 333 के खंड क और ग में उल्लेखित जो आधारों पर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कौन व्यक्ति जिसे ये लगता है कि यार मेरी शिकायत गलत कर दी है, वो व्यक्ति 30 दिनों के अंदर उस व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर एक एप्लीकेशन कलेक्टर के यहाँ देनी पड़ती है और धारा 333 पुनरीक्षण के लिए इन आधार पर लेखबंद करती है। यानी कि उसने एप्लीकेशन दी कि श्रीमान जी ये भूमि मेरी है और इस भूमि के ऊपर फला व्यक्ति ने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है उसका निरीक्षण किया जाए। धारा 333 के आधार पर उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। वह कैसे किया जाएगा ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अधिकारी न्यायालय ने ऐसे क्षेत्र अधिकार का प्रयोग किया जो विधि यानी कि कानून के द्वारा जो नियमित नहीं है या फिर नंबर 2 अधिकारी निहित जो क्षेत्र अधिकार का उपयोग करने में असफल रहा हो या फिर अधिकारी ने अपने क्षेत्र अधिकार का उपयोग यानी अवैध तरीके से किया हो या फिर समान अनियमितताएं की हो। यानी कि पुनर्निरीक्षण में कलेक्टर को आदेश के अधीन रहते हुए सहायक कलेक्टर के आदेश अंतिम होगा और सहायक कलेक्टर या फिर कलेक्टर के आदेश का सबूत व्यक्ति संपत्ति में अपने अधिकार की स्थापना के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यानी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ग्राम समाज की भूमि के ऊपर से किस प्रकार से कब्जे को हटाया जा सकता है, 2 तरीके मैंने आपको बताया कि एक नियमित वाद दायर करके, दूसरा संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से। मैंने दोनों तरीके इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप वहां से नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।